डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में कहते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, शोषितों, वंचितों और भारत के भविष्य के नागरिकों, आज जब आप 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, जब आप अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं और जब आप गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो शायद आप उस नींव के पत्थरों को भूल जाते हैं जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं। आज मैं भीमराव रामजी अंबेडकर आपके सामने उस संविधान की किताब को खोलने नहीं, बल्कि उस किताब को लिखने के पीछे छिपे मेरे दर्द, मेरे अकेलेपन और उन काली रातों की सच्चाई बताने आया हूं, जिनके बारे में इतिहास की किताबें अक्सर खामोश रहती हैं। ये कहानी स्याही से नहीं, बल्कि मेरे खून और पसीने से लिखी गई है। नंबर 1, जिम्मेदारी का पहाड़ और सहयोगियों का अभाव। सबसे पहले मैं उस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं जो अक्सर लोगों के मन में होता है। आप सुनते हैं कि संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। कागज पर यह सच है। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। मुझे उसका अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन सच्चाई क्या थी? यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ सकें कि मेरे साथ क्या हुआ। उन 7 सदस्यों में से एक सदस्य ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह कोई नहीं आया। एक सदस्य की मृत्यु हो गई और उनकी जगह भी खाली रही। एक सदस्य अमेरिका चले गए और वहीं बस गए। एक सदस्य अपने राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त थे कि वे दिल्ली आ ही नहीं पाए। 2 सदस्य दिल्ली से दूर रहते थे और स्वास्थ्य कारणों से वे उपस्थित नहीं हो सके। अंततः संविधान लिखने का पूरा भार, इसका एक एक शब्द, एक एक कोमा और पूर्ण विराम तय करने की जिम्मेदारी अकेले मेरे कंधों पर आ गिरी। इसे मैं धोखा कहूं या परिस्थिति, लेकिन सत्य यही है कि जिसे समिति का काम कहा गया, वह असल में एक व्यक्ति का कठोर तप बन गया। नंबर 2, शारीरिक पीड़ा और गिरता स्वास्थ्य। आपको यह समझना होगा कि उस समय मेरी शारीरिक स्थिति क्या थी। मेरा शरीर बीमारियों का घर बन चुका था। मुझे मधुमेह की गंभीर बीमारी थी। मेरी आंखों की रोशनी तेजी से कम हो रही थी और मेरे पैरों में भयानक दर्द रहता था। डॉक्टर मुझे बार बार चेतावनी दे रहे थे कि भीमराव, अगर तुमने आराम नहीं किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। लेकिन मेरे सामने सवाल मेरी जान का नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का था। कल्पना कीजिए, दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड और भीषण गर्मी में जब पूरी दुनिया सो रही होती थी, मैं रात के 2 से 3 बजे तक जाग कर मेज पर झुका रहता था। मेरे पैर सूज जाते थे, आंखों से पानी गिरता था, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मुझे डर था कि अगर मैं आज सो गया तो मेरा समाज और यह देश सदियों के लिए फिर से गुलामी की जंजीरों में सो जाएगा। मैंने अपनी सेहत को दांव पर लगा दिया। मैंने अपनी उम्र के कई साल उस मेज पर जला दिए, सिर्फ इसलिए कि आपको एक ऐसा दस्तावेज मिल सके जो आपकी रक्षा करे। यह केवल मानसिक श्रम नहीं था, यह शारीरिक यातना थी जिसे मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया। नंबर 3, मानसिक तनाव और सामाजिक बहिष्कार। शारीरिक कष्ट तो दवा से कम हो सकता था, लेकिन मानसिक कष्ट का क्या? मैं जिस समाज के लिए कानून बना रहा था, उसी समाज का एक बड़ा हिस्सा मुझे अपना दुश्मन मानता था। क्या आप उस पीड़ा का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति को अछूत माना गया, जिसे क्लास के बाहर बैठाया गया, जिसे पानी पीने के लिए तरसाया गया, आज वही व्यक्ति उन लोगों के लिए कानून लिख रहा था जिन्होंने उसे सदियों तक जानवर समझा? जब मैं संविधान लिख रहा था तो मेरे मन में बदला लेने की भावना नहीं थी, लेकिन मेरे विरोधियों के मन में नफरत थी। वे नहीं चाहते थे कि एक दलित व्यक्ति भारत का विधाता बने। मुझे हर कदम पर अपमानित करने की कोशिश की गई। संसद के अंदर और बाहर मुझे मनुवादियों के तीखे व्यंग्य सहने पड़े। वे मेरी योग्यता पर सवाल उठाते थे, मेरी भाषा पर सवाल उठाते थे। यह मानसिक दबाव इतना गहरा था कि कभी कभी मुझे लगता था कि मैं टूट जाऊं। लेकिन फिर मुझे उन मूक नायकों का चेहरा याद आता था जो गांवों में गटर साफ कर रहे थे, जो खेतों में बंधुआ मजदूरी कर रहे थे। उनकी उम्मीदों ने मुझे टूटने नहीं दिया। नंबर 4, हिंदू कोड बिल और परंपरावादियों का विरोध संविधान निर्माण के दौरान और उसके तुरंत बाद। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी और विरोध का सामना तब करना पड़ा जब मैंने हिंदू कोड बिल की बात की। मैं चाहता था कि भारत की महिलाओं को, चाहे वे किसी भी जाति की हों, पिता की संपत्ति में अधिकार मिले,
उन्हें तलाक का अधिकार मिले, उन्हें सम्मान से जीने का हक मिले। लेकिन जैसे ही मैंने यह प्रस्ताव रखा, मानो भूचाल आ गया। तथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने मेरे घर को घेर लिया। मुझे जान से मारने की धमकियां दी गईं। संतों और शंकराचार्यों ने कहा कि अंबेडकर हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। मेरे ही मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने मेरा साथ छोड़ दिया। जिस कांग्रेस पार्टी ने मुझे संविधान बनाने का काम सौंपा था, उसी के कई नेता मेरे खिलाफ खड़े हो गए। यह मेरे लिए सबसे बड़ा विश्वासघात था। मैंने महसूस किया कि ये लोग राजनीतिक आजादी तो चाहते हैं, लेकिन सामाजिक आजादी नहीं। वे अंग्रेजों को तो भगाना चाहते हैं, लेकिन अपने घर की औरतों और दलितों को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इस विरोध ने मुझे अंदर तक छलनी कर दिया था। नंबर 5, 60 देशों के संविधानों का मंथन और नकल का आरोप। संविधान सभा में मुझ पर एक और आरोप लगाया गया जो मुझे बहुत चुभता था। आलोचकों ने कहा कि अंबेडकर ने कुछ नया नहीं किया, बस दुनिया भर के संविधानों की नकल कर ली। यह आरोप मेरी मेहनत का अपमान था। हां, मैंने अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका समेत लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ा। मैंने उन्हें घोटा और उनके निचोड़ को निकाला। लेकिन क्या यह आसान था? हर देश की परिस्थिति अलग होती है। अमेरिका का कानून भारत में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वहां जातिवाद नहीं है। मुझे दुनिया भर के कानूनों को भारत की मिट्टी के हिसाब से ढालना था। यह वैसा ही था जैसे किसी दूसरे के शरीर की चमड़ी निकालकर अपने शरीर पर सिलना। मुझे यह सुनिश्चित करना था कि जो गलती अमेरिका ने की या जो गलती यूरोप ने की, वह भारत ना करे। यह कट पेस्ट का काम नहीं था, यह एक बहुत बड़ा बौद्धिक संघर्ष था। हर एक अनुच्छेद को भारत की विविधता, गरीबी और जाति व्यवस्था की कसौटी पर कसना पड़ता था। इस प्रक्रिया में रातों की नींद हराम हो जाती थी। नंबर 6, भाषा और शब्दों का जाल। एक वकील होने के नाते मैं जानता था कि शब्दों का खेल कितना खतरनाक होता है। अगर मैंने संविधान में एक शब्द भी गलत लिख दिया, तो भविष्य में वकील और जज उसका गलत मतलब निकालकर गरीबों का शोषण करेंगे। इसलिए मुझे शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना पड़ा। मुझे इस बात का हमेशा डर रहता था कि मेरे जाने के बाद इस संविधान का क्या होगा। इसलिए मुझे भाषा ऐसी रखनी थी जिसमें मगर, लेकिन या किंतु की गुंजाइश कम से कम हो। मुझे हर शब्द के लिए लड़ना पड़ा। संविधान सभा में बैठे कई विद्वान वकील हर छोटी बात पर बहस करते थे। कभी कभी एक अनुच्छेद पर 3 से 4 दिन बहस चलती थी। मुझे हजारों सवालों के जवाब देने पड़ते थे। मुझे हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था कि कहीं कोई चालाकी से ऐसा कानून न पास करवा ले जो भविष्य में दलितों और पिछड़ों के खिलाफ जाए। यह एक शतरंज के खेल जैसा था, जहां मैं अकेला खेल रहा था और सामने सैकड़ों खिलाड़ी थे। नंबर 7, आरक्षण। खैरात नहीं, प्रतिनिधित्व की लड़ाई, सबसे कठिन लड़ाई आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर थी। सवर्ण समाज के लोग जो संविधान सभा में बैठे थे, वे इसे योग्यता के खिलाफ बता रहे थे। मुझे उन्हें समझाना पड़ा, उनसे लड़ना पड़ा कि हजारों सालों से आपने जिस समाज के हाथ पैर काट रखे हैं, उसे आप दौड़ में शामिल होने के लिए कह रहे हैं। यह न्याय नहीं है। मुझे बार बार यह सिद्ध करना पड़ा कि आरक्षण भीख नहीं है, यह प्रतिनिधित्व है। मुझे उन लोगों के ताने सुनने पड़े जो कहते थे कि अंबेडकर देश को बांट रहा है, जबकि सच्चाई यह थी कि मैं देश को जोड़ रहा था। अगर मैं संविधान में समानता और आरक्षण का प्रावधान न करता, तो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाते। इस बात को समझाने के लिए मुझे अपने आत्मसम्मान को कई बार चोट पहुंचानी पड़ी। मुझे कड़वे घूंट पीने पड़े ताकि आपकी आने वाली पीढ़ियां मीठा पानी पी सकें। नंबर 8, समय का अभाव और जल्दबाजी का दबाव। संविधान बनाना कोई मकान बनाना नहीं था जिसे कुछ महीनों में खड़ा कर दिया जाए, लेकिन मुझ पर समय का बहुत दबाव था। देश आजाद हो चुका था, लेकिन उसके पास अपना कानून नहीं था। सरकार चलाने में दिक्कतें आ रही थीं। हर रोज मुझसे पूछा जाता था, काम कब पूरा होगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। यह सुनने में लंबा समय लगता है, लेकिन जिस काम को मैंने अंजाम दिया, उसके लिए यह समय बहुत कम था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ढांचा तैयार करना, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हों, यह एक अलौकिक कार्य था।
मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। कई बार मुझे बिना भोजन किए काम करना पड़ता था। दबाव इतना था कि मेरा स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया, लेकिन मैंने कलम नहीं रोकी। मुझे पता था कि अगर मैंने जल्दबाजी में कोई गलती कर दी तो उसका खामियाजा सदियों तक भरना पड़ेगा। नंबर 9, संघवाद और रियासतों को एक करना। भारत कोई एक जैसा देश नहीं था। यहां 500 से ज्यादा रियासतें थीं, अलग अलग धर्म, हजारों भाषाएं और अलग अलग संस्कृतियां थीं। इन सबको एक धागे में पिरोना, एक ऐसा संविधान बनाना जिसे तमिलनाडु का व्यक्ति भी माने और पंजाब का व्यक्ति भी, यह लोहे के चने चबाने जैसा था। रियासतों के राजा अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहते थे। धार्मिक नेता अपने कानून थोपना चाहते थे। मुझे इन सब के बीच संतुलन बनाना था। मुझे एक ऐसा धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर ढांचा तैयार करना था जहां सरकार का अपना कोई धर्म न हो, लेकिन वह सभी धर्मों का सम्मान करे। इस संतुलन को बनाने में मुझे बहुत मानसिक कसरत करनी पड़ी। मुझे कई बार उन लोगों के साथ समझौता करना पड़ा जिन्हें मैं पसंद नहीं करता था, सिर्फ इसलिए ताकि भारत एक रह सके। नंबर 10, भविष्य की चिंता। संविधान अच्छा है, पर संविधान पूरा होने के बाद भी मेरी चिंता खत्म नहीं हुई। 25 नवंबर 1949 को अपने आखिरी भाषण में मैंने जो कहा वह मेरी पीड़ा का निचोड़ था। मैंने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो वह अंततः बुरा साबित होगा। मुझे यह डर सता रहा था कि मैंने तो अच्छी नीयत से कानून बना दिया, लेकिन अगर संसद में वही पुरानी मानसिकता वाले लोग, वही जमींदार और सामंतवादी लोग पहुंच गए तो वे इस संविधान की आत्मा को मार डालेंगे। और दुख की बात है कि मेरे जीते जी मैंने यह होते हुए देखा। मेरे बनाए कानूनों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई। यह मेरे लिए एक पिता द्वारा अपने बच्चे को तड़पते हुए देखने जैसा दर्द था। नंबर 11, लोकतंत्र की रक्षा। एक चेतावनी। मैंने आपको संवैधानिक नैतिकता का पाठ पढ़ाया। मैंने चेतावनी दी थी कि भक्ति राजनीति में तानाशाही लाती है। मुझे डर था कि भारत के लोग नेताओं को भगवान मान लेंगे और अपने दिमाग का इस्तेमाल बंद कर देंगे। और आज जब मैं देखता हूं तो मेरा वह डर सही साबित होता है। संविधान लिखते समय मुझे यह एहसास हो गया था कि भारत में लोकतंत्र केवल एक टॉप ड्रेसिंग ऊपरी आवरण है, अंदर अभी भी गैर लोकतांत्रिक संस्कार हैं। इस मिट्टी में लोकतंत्र का पौधा उगाना बहुत मुश्किल काम था। मैंने पत्थर जैसी सख्त जमीन पर हल चलाया है। यह आसान नहीं था। मुझे हर रोज निराशा हाथ लगती थी, लेकिन मैं फिर अगली सुबह उम्मीद के साथ उठता था। नंबर 12, यह कर्ज आप पर है। अंत में मेरे देशवासियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैंने यह सब क्यों सहा? मैंने अपनी सेहत क्यों खराब की? मैंने गालियां क्यों खाई? मैंने अपनों का विरोध क्यों सहा? सिर्फ इसलिए ताकि आप जो आज मेरी बात सुन रहे हैं सिर उठाकर जी सकें, ताकि कोई पुलिस वाला आपको बिना वजह पकड़ ना सके, ताकि कोई नेता आपको गुलाम ना समझ सके, ताकि आपकी बेटी स्कूल जा सके। यह संविधान मेरी वसीयत है जो मैं आपके नाम कर गया हूं। यह मत सोचना कि यह आसानी से मिल गया। इसके हर पन्ने में मेरा संघर्ष छिपा है। अगर आज आपको कोई अधिकार मिला है तो याद रखना उसके लिए अंबेडकर ने अपनी रातें काली की हैं। अगर आज आप कुर्सी पर बैठे हैं तो याद रखना कि उस कुर्सी के पाए मैंने अपने खून से जमाए हैं। मेरी आपसे एक ही विनती है, इस संविधान को कभी आंच मत आने देना। जिस दिन यह संविधान कमजोर हुआ उस दिन समझ लेना कि मेरा संघर्ष बेकार गया। मैंने अपना काम कर दिया, अब रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। क्या आप मेरे इस संघर्ष का मान रखेंगे? क्या आप इस धरोहर को बचाएंगे? यह सवाल मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम बाबा साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, इसके लिए आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं। दिए गए QR कोड पर स्कैन करके आप हमें आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिसकी हमें इस समय बहुत ही आवश्यकता है। बाबा साहब पर बनाया गया हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो
हमारे अंबेडकर साहब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपके विचार भी बाबा साहब की तरह अच्छे होंगे।